वृद्ध के मुंह के पास मुंह ले जाकर उसने पूछा, बाबा कहाँ लगी है? यह मैं कहाँ आ गया? कहते हुए उठ बैठने का प्रयत्न करते हुए वृद्ध के सामने आकर विनय ने कहा, उठिए नहीं, आराम से लेटे रहिए, डॉक्टर आ रहे हैं। तब उन्हें सारी बात याद आ गई और उन्होंने कहा, सिर में यहाँ थोड़ा थोड़ा दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। इतने में जूते चरमराते हुए डॉक्टर भी आ पहुंचे। उन्होंने भी कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। गर्म दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर देने का आदेश देकर डॉक्टर जाने लगे तो वृद्ध परेशान होकर उठने लगे। लड़की ने उनके मन की बात समझकर कहा, बाबा आप क्यों परेशान होते हैं? डॉक्टर के फीस और दवा के दाम घर से भेज देंगे। फिर उसने विनय की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्यों, ठीक है? कैसी चमत्कारी आंखें थी। उसकी तरफ नजर उठे तो ख्याल अटक जाते हैं। मन उसकी मीमांसा नहीं कर पाता, सिवा इसके कि उसकी स्थिरता में भीतर एक भेदने की शक्ति है। संकोचहीन निर्द्वंद आंखें। विनय ने कहना चाहा, फीस बहुत ही मामूली है, उसके लिए उसकी आप या वह मैं ये सब चिंता करने की बात नहीं है। लड़की की आंखें उसी पर टिकी थी, इसलिए वह अपनी बात ठीक से नहीं कह पाया। लेकिन उसे फीस के पैसे लेने ही होंगे, इस बारे में उसे कोई संदेह न रहा। वृद्ध ने कहा, देखिए मेरे लिए ब्रांडी की जरूरत नहीं है। कन्या ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्यों? वह तो डॉक्टर को का प्रिस्क्रिप्शन है। वृद्ध बोले, डॉक्टर लोग तो कहते ही रहते हैं, वह तो उनकी बुरी आदत है। मुझे थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, मगर वह तो गर्म दूध से ही ठीक हो जाएगी। दूध पीकर कुछ संभलकर वृद्ध ने विनय से कहा, हाँ अब हम लोग चले, आपके बड़े कष्ट दिए आपको। कन्या ने विनय की ओर देखकर कहा, जरा एक गाड़ी। वृद्ध ने संकोचते हुए कहा, उनसे क्यों कह रही हो? हमारा घर तो पास ही में है, इतना तो पैदल ही चले जाएंगे। लड़की ने कहा, नहीं बाबा। वृद्ध ने उसकी बात का खंडन नहीं किया। विनय घोड़ा गाड़ी ले आया। गाड़ी पर सवार होने से पहले ही वृद्ध ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय भूषण चट्टोपाध्याय है। वृद्ध बोले, मेरा नाम है परेश चंद्र भट्टाचार्य, पास ही 78 नंबर के मकान में रहता हूं। कभी फुर्सत हो तो हम लोगों के यहाँ आए तो हमें बड़ी खुशी होगी।
कन्या ने पलके उठाकर इस अनुरोध का निर्वाह समर्थन किया। विनय तो तभी उसके साथ ही उसी गाड़ी में उनके घर जाने को तैयार था, मगर यह शिष्टाचार होगा कि नहीं, यह सोचकर रह गया। गाड़ी चला तो लड़की ने अदब से नमस्कार किया, मगर विनय का मन तो घोड़ा गाड़ी में था। नीचे होता तो जवाब देता। गाड़ी चली गई। वह पूरे घटनाक्रम में अपने शिष्टाचार को तौल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने ठीक नहीं किया। भीतर आया तो देखा लड़की ने जिस ताजे ताजे रुमाल से वृद्ध को चेहरा पोंछ रही थी वो वहीं रह गया था। उसने लपक कर उसे उठा लिया। दिन और चढ़ आया। बरसात की धूप तेज हो उठी। गाड़ियों की धारा तेजी से दौड़ पड़ी थी। विनय का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। ऐसे अपूर्व आनंद के साथ ऐसी घनी वेदना का बोध उसे जीवन में कभी नहीं हुआ था। उसका छोटा सा घर था और उसके आसपास का खास्ता कलकत्ता मायापुरी जी उठा। जिस राज्य में असंभव संभव हो जाता है वो असाध्य सिद्ध होता है। ऐसे ही किसी नियम विहीन राज्य में विनय घूम रहा था। बरसात की सवेरे की धूप की दीप्त आभा उसके मन में बस गई थी। वह उसके रक्त में बह रही थी। विनय का मन हो रहा था कि अपनी परिपूर्णता को किसी अचरज भरे रूप में प्रकाशित कर दे, किंतु कोई उपाय न पाकर वह दुखी हो गया। वे लोग जब घर आए तो सारा घर बिखरा बिखरा था। बिस्तर भी गंदा था। यूं तो कभी कभी वह अपने कमरे में गुलदस्ता लगाता है, पर उस दिन तो फूल की एक पंखुड़ी भी कमरे में न थी। सभी कहते कि सभाओं में विनय जैसी जवानी किसी की नहीं। ऐसे ही बोलता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा वक्ता हो जाएगा। किंतु उस दिन उसने ऐसी एक भी बात नहीं कही जिससे कि उसकी बुद्धि का कुछ प्रमाण मिले। उसे बार बार केवल यही सूझता कि यदि कहीं ऐसा हो सकता कि जब वह बड़ी गाड़ी से टकराने जा रही थी उस समय वह दौड़कर घोड़े की जोड़ी की लगाम पकड़कर उन्हें रोक देता। अपने उस काल्पनिक विक्रम की छवि जब अपने मन में मूर्त हो उठी तब एक बार आईने के सामने जाकर अपना चेहरा निहारे बिना उससे नहीं रहा गया। तो ये थी गौरा की पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 2 लाएंगे और सुनिएगा इस प्रियात्मा की मुखारबिंद।